अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का दिन भी एक तरह से सियासत पे भारी नजर आता है क्योंकि इमरान खान साहब अभी इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हैं। वो आवाम से अपने जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनसे खिताब करना चाहते थे, बीच में वो रोका गया और हुकूमत का ये इंकशाफ है कि ट्रेंड मिलिटेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं ज़मान पार्क के अंदर, तो गोया उनको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन किया जा रहा है। क्या बाइफरकेशन कोई है भी नाजरीन या नहीं है? क्योंकि ज़मान पार्क के हवाले से तो हुकूमत का इल्जाम है, लेकिन जो बाकी दीगर पीटीआई रहनुमा जो कैद हैं या जेलों में हैं उनको अदालत जमानत देती है। चार्जेस बड़े सीरियस हैं। 9 मई का वाकया बदतरीन वाकया है पाकिस्तान की तारीख में, जितनी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन अगर कोर्ट एक केस से छोड़ देती है किसी भी शख्स को, उसको फौरन से दूसरे केस के अंदर उसको धर दबोचा जाता है। ये एक अजीब सा फिनोमिनन है जो कि यकीनन समझ से बाहर है। दिस एंड मोर आफ्टर द ब्रेक। अपने फौरन मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करूंगी और तमाम से उनके पॉलिटिकल व्यूज जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात को वहीं से आगे बढ़ाते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो यकीनन काबिल गौर है। पीटीआई के लोग अपनी जमानतों के बावजूद भी उनको किसी दूसरे केस में पकड़ लिया जाता है। इस तरह से एक के बाद एक, यके बाद दीगरे हमें नजर आ रहे हैं कि लोगों को जमानत के बाद भी जब अदालत छोड़ देती है उसके बावजूद उनको पकड़ा जा रहा है। इमरान खान साहब भी खासे वरिड नजर आते हैं। ज़मान पार्क में वो मौजूद हैं और वो कहते हैं कि मेरे घर के बाहर भी मुसलसल क्रैकडाउन है, लेकिन हुकूमत कहते हैं कि ये हम किसी सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं कर रहे, ये हम दहशत गर्दों के खिलाफ दरअसल एक अपना ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि हमारा हक है। और ज़मान पार्क में बाकायदा 40 दहशतगर्द पनाह लिए हुए हैं। आमिर मीर साहब जो केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट है, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का ये बयान है और ये काफी काबिल गौर और खतरनाक किस्म का एक स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने दिया है। ये सुनिएगा उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई है कि आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं। उनको बता दिया है कि आपके पास 30 से 40 दहशतगर्द जो पनाह लिए हुए हैं इनको हैंड ओवर कर दें। 24 घंटे गुजरने के बाद कानून की अमलदारी जो है वो हरकत में आएगी। जी तो नाजरीन, गोया ये कि इस वजह से हुकूमत बताते हैं कि वो मजबूर हैं कि वो क्रैकडाउन करें और इन दहशतगर्दों को पकड़ें जो ज़मान पार्क में उनके हिसाब से मौजूद हैं। इन तमाम एलिगेशंस पे भी बात करेंगे, आगे होने क्या जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स हमें पीटीआई के कुछ लोग नजर आया, जैसे आमिर कियानी साहब, हु कुड हैव थॉट कि वो पीटीआई क्विट करेंगे। उन्होंने पीटीआई क्विट की, बल्कि पूरी सियासत ही छोड़ दी। और महमूद मौलवी साहब ने भी पीटीआई क्विट की है, लेकिन अली जैदी साहब ने तमाम र्यूमर्स की तरदीद करते हुए आप दीदा होकर कहा कि मुझे छोड़वाना ही है तो आप मुझे गोली मार दें, इसके अलावा कोई चारा नहीं। फौरी तौर पे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। जनाब शाह उवैस नूरानी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तरह पूरी बहस में गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स के साथ। जमीयत उलमाए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मावनी खुसूसी हैं आप वज़ीर आज़म के, लिहाजा काबीना एज वेल एज द गवर्नमेंट को हम सुनेंगे शाह साहब के थ्रू। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। जनाब तैमूर झगड़ा साहब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ड साबिक वजीर खैबर पख्तूनख्वा के फॉर हेल्थ एंड फाइनेंस हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर ऑल पीटीआई पर्सपेक्टिव्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि तैमूर साहब अभी तक ठीक हैं और सेफ हैं। अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही रखे। आपको भी बहुत वार्म वेलकम। और नाजरीन, जनाब महमूद मौलवी हु हैज रिसेंटली क्विट द पीटीआई हमें ज्वाइन कर रहे हैं तमाम मामले में अपनी बात के लिए। आप इफ आई रिकॉल करेक्टली, आप खान साहब के साथ काबीना में भी उनका हिस्सा थे, आप उनके स्पेशल असिस्टेंट भी थे और ज़ाहिर है एमएनए हैं आप, पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट हुए हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू टू सर। आपसे भी बड़ी सारी बातें हमने जाननी है, लेकिन पहला आपका रुख करना चाहूंगी उवैस नूरानी साहब, शाह साहब, आप बताइएगा कि ये क्या असल में हो रहा है। और ना उनकी लाइव तकरीर दिखाई जा रही है, उनकी लाइव तकरीर को भी आज इंटरनेट पे आपने पहले कतगने लगाई दी हैं, आज फिर आपने रोक दिया। फिर जिन लोगों को बावजूद इसके कि जितने भी संगीन इल्जामात उन पे हों वो तो चले हैं, लेकिन ये कि अगर अदालत उनको छोड़ रही है तो फौरी तौर पर उनको अगले मुकदमे में, अगले एफआईआर के ऊपर उनको पकड़ लिया जा रहा है। अभी शीरी मजारी साहिबा की भी जो बेटी है उनका ट्वीट 4 मिनट पहले आया है कि फिर पुलिस पहुंच गई है शीरी साहिबा को पकड़ने के लिए। बहुत सारे लोग, सबके साथ यही हो रहा है, मलिका बुखारी के साथ ये हुआ, अली मोहम्मद के साथ हुआ। तो गोया ये कि ये आपकी हर कोशिश ये है कि हर सूरत बाय एनी मीन्स आप पीटीआई के लोगों को पाबंद सलासल रखना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने याद किया। देखिए, आपने जो सारी गुफ्तगू की है वो तो
جتنی میں کوشش کروں گا کہ اس پہ میں بات کر سکوں، اور کیونکہ ہے تو یہ سبجیکٹ انٹیریئر منسٹری کا، مگر میں اس پہ پرولونگ کروں گا. دیکھیں، جب آپ اس ملک کے اندر آپ سیاست کرنے جب کے میدان یا اکھاڑے میں آتے ہیں اور آپ سیاسی جماعت آپ کہتے ہیں کہ میں 26 سال میں نے اسٹرگل کی ہے اور سیاسی جماعت ہوں، اور پھر آپ اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں اور میں جو ہوں ملک کے اندر یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے سیاست کے اندر وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تو بڑی اچھی بات ہے. میں اس پہ ایک کلیریفائی کروں دو چیزیں. ماضی کے اندر اس ملک کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست سب لوگوں نے کی ہے. آپ اگر اس کی نام لے لیں تو میرے والد صاحب نواب اکبر خان بگٹی صاحب، اس کے علاوہ آپ شہرباز خان مزاری صاحب، حفیظ پیرزادہ، ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، اور اس قافلے کے اندر سردار اختر خان، سردار مینگل صاحب، حاصل بزنجو کے والد مرحوم سردار بزنجو صاحب، خان عبد الولی خان، سب لوگوں نے کی ہے. بالکل. اور دیکھیں نواز شریف صاحب نے بھی نواز شریف صاحب پھر اپنے قافلے کے اندر آفٹر فرسٹ ٹینیور وہ بھی داخل ہو گئے اس قافلے میں. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ گناہ کبیرہ ہے. اختلاف رائے رکھنا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے اوپر آپ نے ان کو نشاندہی کرنا کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. مگر پرابلم وہاں آتی ہے جب آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑ کر اینٹی اسٹیٹ سیاست شروع کر دیں اور آپ اسٹیٹ کے خلاف ریٹ کھڑی کر دیں، then it's not acceptable. یہ لوگ جو تھے نا، دیکھیں منا میری بات سنیں، یہ جو جتنے بھی لوگ اس ملک میں، مفتی محمود صاحب نے بھی سیاست کی ہے، مولانا نورانی نے بھی کی ہے، پروفیسر غفور، قاضی حسین احمد، دینی جماعتیں لے لیں، رائٹ ونگ لے لیں، لیفٹ ونگ لے لیں، ان لوگوں نے سیاست کی ہے مگر اسٹیٹ کے خلاف. انہوں نے اپنی جماعتیں توڑوا لی، جماعتوں میں دھڑے بنوا لیے، اپنے اوپر سارا لیڈرشپ نے برڈن لیا، کارکن کو کبھی آزمائش میں نہیں لایا. اب مسئلہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی جماعت نہیں ہے، وہ ایک انجیکٹڈ بلون پولیٹیکل سسٹم تھا جس میں ایئر بھر کے کھڑی کر دی گئی تھی. اس کے نتائج یہ نکلے کہ جب انہوں نے ڈیمانسٹریشن کی کال دی تو پورے ملک میں تمام ڈیجیٹل میڈیا نے یہ بتایا کہ 4,500 سے 6,500 لوگ میکسیمم نکلے اس پوری ڈیمانسٹریشن میں. اگر تو یہ جماعت ہوتی ماضی میں ایک دہشت گرد تنظیم ملیٹنٹ ونگ جن کا تھا الطاف حسین کی طرح، تو سڑک کے اوپر کم از کم ایک سڑک پہ کراچی کے 25-30 ہزار لوگ جمع ہوتے. مگر یہ جماعت نہیں ہے، یہ بلون ہے، یہ بلوننگ کر کے اس کو کھڑا کیا. لیکن شاہ صاحب اگر واقعتاً ان کے اتنے کم لوگ ہیں تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ الیکشنز کروا لیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں پرابلم ہی وہیں سے شروع ہوئی ہے کہ آپ لوگ الیکشنز نہیں کروا رہے. بالکل صحیح بات ہے. عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ الیکشن کرا لیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، مگر عمران خان کی فرمائش پہ الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن آئینی مدت پوری کر کے تاریخ کا اعلان حکومت نے کرنا ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، عمران خان کی فرمائش پہ نہیں ہوں گے. عمران خان صاحب کی اگر اکثریت ہوتی تو عمران خان صاحب کو ہم نے قبضہ کر کے نہیں نکالا ہے، آئینی حدود میں رہ کر کانسٹیٹیوشنل طریقے سے نکالا ہے. 90 دن کی جو بات ہے وہ تو ہاں وہ بات ٹھیک ہو گئی، لیکن انہوں نے جب اپنی اسمبلیز توڑ دی، گورنمنٹ کے تمام تر لوگوں نے کہا you are right. میاں محمد نواز شریف who had 2/3 majority, he was sacked twice. بینظیر بھٹو was sacked. He was not sacked. ہاں he was not sacked. لیکن جب انہوں نے اپنی اسمبلی توڑ دی تو ایٹ لیسٹ 90 دن کے الیکشن تو آئینی پابندی ہوئی نا شاہ صاحب. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے، آپ نے خود کہا، آپ کے وزراء نے کہا، آپ کے کولیگز نے کہا کابینہ والے کہ آپ اسمبلی توڑ دیں اگر آپ الیکشنز کے اتنے خواہاں ہیں، اور جب انہوں نے توڑ دی تو ان کو الیکشنز نہیں مل رہے. دیکھیں ابھی حکومت کی ٹیم کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے تھے نا. جی کیے تھے. کس ڈیٹ پر راضی ہو گئے تھے؟ انہوں نے یہ بات تو راضی ہو گئے تھے نا کہ یہ آپ لوگ اسمبلی توڑیں گے. اس بات پہ آ کے پرابلم ہوئی نا، آپ کو وہ کہہ رہے تھے آپ 14 مئی کو اسمبلیز توڑ دیں. مگر ڈیٹ پہ تو راضی ہوئے نا الیکشن کی. جی بالکل 30 جولائی یا فرسٹ ویک آف اگست میں. بالکل صحیح ہے. ہاں تو آپ نے پرابلم کی نا، کیونکہ آپ نے اسمبلی نہیں توڑی 14 مئی کو، آپ راضی نہیں ہوئے. سیاستدان جو ہے گنجائشیں پیدا کرتا ہے، آزمائشیں نہیں پیدا کرتا لوگوں کے لیے. جب آپ خلق خدا کی خدمت کرنے گراؤنڈ پہ آئیں تو آپ آسانیاں پیدا کریں اپنے لوگوں کے لیے. یہ آزمائش، یہ جو انہوں نے پورا تیور بدلا ہے میں چھوڑوں گا نہیں. دیکھیں نا آپ، یہ مکافات عمل ہے، غرور اور تکبر جس وزن کے ساتھ
जिस जमीन के ऊपर वो पांव रख के जोर से चलते थे, कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी ये है ना कि जमीन पे जोर से पांव नहीं रखो। तो इतनी तकब्बुर के साथ ये कहते थे आप फिर के मैं कल्ला ही काफियां, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको रुलाऊंगा। तो अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज है। इसमें मैं आपको यकीन से बोलता हूँ कि आप इंतकाम नहीं ले रहे हैं, अल्लाह की लाठी का इनको सामना करना पड़ रहा है। कोई शहबाज शरीफ की रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है, कोई आर्मी की या एस्टेब्लिशमेंट की रॉकेट साइंटिस्ट नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मकाफात अमल है इनके गुरूर और तकब्बुर की। देखिए, इससे पहले मेरे घर में मैं छोटी उम्र में था। मैं शाह साहब ये मामला आगे ले जाती हूँ, बाकियों को भी शामिल है गुफ्तगू। मैं आपको एक वाकया बता दूं छोटा सा, 1 मिनट में। जी जी। हमारे घर जब अब्बू को, हमारे वालिद साहब को अरेस्ट करने जो पुलिस आती थी या रेंजर आती थी, एफसी या आर्मी आती थी मार्शल के दौर में, वो घर आते थे, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ये आपको लेने आए। वो कहते थे जी तशरीफ रखें, बैठे, मैं बैग बना लूं और मैं तैयार होके आता हूँ जब तक आप। लेकिन शाह साहब प्रॉब्लम ये, मैं बिल्कुल आपने सही कहा और आपने सही फरमाया, ये बिल्कुल ये बातें और आपके खासतौर पे वालिद साहब की बहुत ये मिसाली बात है। लेकिन ये कि वो कहते हैं कि हमें इसलिए प्रॉब्लम है कि हमें गिरफ्तार करने नहीं, हमें तो कत्ल करने आ रहे हैं। इमरान खान साहब की जो बहन है उनका आज ये बयान है, मैं आपको कुछ देर में सुनाती भी हूँ। लेकिन प्लीज लेट मी टेक दिस अक्रॉस टू महमूद मौलवी साहब, क्योंकि महमूद साहब जाहिर है पार्टी से क्विट कर चुके हैं। तो महमूद साहब एक तो ये फरमाइएगा, मैं आपको बल्कि सुनाना भी चाहती हूँ कि अली महमूद साहब, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। आप वेलकम कबूल करते हैं या नहीं करते? लेकिन महमूद साहब मैं आपको सुनाना। महमूद साहब हमारे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। आपको लगता है कोई शाह साहब की शरारत है इसमें फिर? नहीं। महमूद साहब, कोई देखे ना देखे, महमूद भाई को सब देख रहे हैं। महमूद साहब आपसे अर्ज ये है कि अली जैदी साहब का मैं आपको शॉट जरूर सुनाना चाहती हूँ, आपके लिए पेशे खिदमत है। वो आप दीदा होके कह रहे हैं कि मुझे सर पे गोली मार दें अगर आपने पीटीआई से निकलवाना है, पर इसके अलावा नहीं छोड़ के जाऊंगा। ये सुनिएगा प्लीज। मैंने तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़नी है जिस दिन इमरान खान ने तहरीक इंसाफ छोड़नी है। अगर इमरान खान की जिंदगी में मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। ये मेरी जमात है, 23 साल मैंने दी है। जी, आप दीदा होके ये बात कही है महमूद साहब अली जैदी साहब ने, और आप भी अली जैदी साहब के काफी क्लोज हैं, इसलिए मैं उनका जो एक शॉट है वो आपके सामने पेश कर रही हूँ, अर्ज कर रही हूँ। देखिए, ये अली जैदी साहब का अपना वर्जन है और वो बेसिकली उन्होंने ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके ऊपर उन्होंने मेरे ख्याल से तनकीद तो बहुत की है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने खुल के ये कहा कि जो हुआ गलत हुआ और वो फौज हमारी है और हम फौज के हैं। बड़ी अच्छी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, हर का अपना अपना वर्जन है और व्यू है। देखिए ना, मेरे लिए हमारी फौज एक रेड लाइन है, ठीक है ना। और मैंने जो छोड़ा उसकी वजह ये है कि मैं पीटीआई के काफी मतलब क्लोज उसमें था और मैंने सैटरडे वाले दिन ही खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, कोई आधे घंटे में बैठा वहां पे। और उसके बाद जब मैं घर आया हूँ दूसरे दिन, जब मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया कि देखें, उसकी वजह ये कि 9 तारीख का जो वाकया हुआ ना, इट इज वेरी शेमफुल। और ये एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पेशावर की, मैं बात कर रहा हूँ कोर कमांडर के घर की, मैं बात कर रहा हूँ MM आलम के प्लेन की। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से कुछ शहादतें भी हुई हैं जो कि अभी तक मंजिर पे नहीं आई है, मंजिर के आम पे। किसकी शहादतें हुई है महमूद साहब? देखिए, इसमें जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि शहादतें हुई हैं। अब ये किसकी हुई हैं, क्योंकि बड़ा इसको खामोश रखा गया है। अच्छा। और ये अगर हम इसको अभी इसके ऊपर सजा और जजा का फैसला नहीं करेंगे, यानी तो मैं आपको एनफोर्समेंट एजेंसीज की आप बात कर रहे हैं कि वहां पे शहादतें हुई हैं, क्योंकि पीटीआई तो मुसलसल कह रहे हैं कि हमारे लोग तो उनकी शहादतें तो हुई हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई शहादत नहीं हुई है, और यही इस बात का सबूत है कि हम पुरअमन थे। नहीं, देखे जी, दूसरी तरफ से भी शहादतें हुई हैं जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है। अच्छा, और आप ये अहम बात बताइए।
हाँ, आप ये देखें एक चीज को मद्देनजर रखते हुए कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता है कि जो इधर हुआ है तो ये तो हम दुश्मन से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा। और जो हुआ है आप ये देखें ना क्या नहीं हुआ, शोहदा के साथ क्या नहीं हुआ। अब अगर इन सब चीज को मैं एक्सेप्ट करूं और फिर मैं कहूं कि जी मुझे जो है पार्टी का टिकट या पार्टी एमएनए होना जो है आपको अच्छा महमूद साहब एक मुश्किल। क्लैरिटी दे दें प्लीज हमें। हमने ये सुना है पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि आपको उठाया गया था, उसके बाद आपने ये अपना जो फैसला है ना ये आपने तब किया है, तो गोया ये कि आप किसी प्रेशर के अंडर आकर या किसी दबाव में आकर ये बात तो नहीं कर रहे, ये जो आपने फैसला लिया है अपना। मैं किसी दबाव, देखिए मैं किसी दबाव में नहीं आके कर रहा हूँ। पहले कुछ लोग कहते थे कि जी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात है इसलिए वो छोड़ रहे हैं, अब वो कह रहे हैं प्रेशर में आके। देखिए ये तो कैसारियां तो चलती रहती हैं। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, मैं किसी दबाव में आके नहीं कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मेन चीज है कि मेरे जहन में आज, अच्छा और मैं जो कह रहा हूँ, मैंने पीटीआई के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, ये बहुत पहले भी कह चुका हूँ कि देखें हम फौज के साथ हम जिस नहज पे जा रहे हैं, वी आर हेडिंग फॉर अ डिजास्टर। और ये मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने कहा था और मैं आज फिर कह रहा हूँ। अच्छा। अगर हम इसको यहाँ स्टॉप नहीं लगाएंगे वी विल गो फॉर अ सिविल वॉर। क्या ये मैं आगे आप महमूद साहब मैं आपसे दो बातें अर्ज करना चाहती हूँ। पहली बात ये फरमा दें कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से डायरेक्टली ये ऑर्डर्स आए थे जो ये हमले थे, क्योंकि आपने तो पार्टी छोड़ी है ना, तो इसका तो हम ये मतलब अखज करते हैं कि आपका गिला डायरेक्ट इमरान खान साहब से था, नंबर 1। और नंबर 2 ये बताइएगा कि क्या कोई और मजीद चीजें भी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं खान साहब के लिए, या अगर इस पॉइंट पे भी कोई मुज़ाकरात या बातचीत की खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान कोई गुंजाइश है? देखिए पहले सवाल का आपका जवाब दे दूं कि मैं जो है क्योंकि पीटीआई छोड़ चुका हूं तो मुझे जेब नहीं देता कि मैं अंदर की बातें आपको मंजर आम पे लेके आऊं, ये मेरे को जेब नहीं देता। उसकी वजह कि मैं पार्टी छोड़ चुका हूं। अच्छा, ये शाह साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, आपका बड़ा मतलब जुमानी सा बयान है। नहीं बिल्कुल, उसकी वजह देखे ना, अगर आज मैं बैठ के मुझे बहुत सारी चीजें पता है जो कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो फिर वो देखे मुझे जेब नहीं देता और वो मुल्क के लिए और पार्टी के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं कहूंगा कि बिल्कुल अगर ये पैचअप नहीं हुआ और कोई मुज़ाकरात नहीं हुए तो ये मुल्क के लिए भी और पीटीआई के लिए भी बहुत मुश्किलात आएंगे सामने। उसकी वजह यह है कि फौज किसी कॉस्ट के ऊपर इसको डाइजेस्ट नहीं करेगी और अगर खुदा न खास्ता इसको डाइजेस्ट कर लिया और कह दिया कि पैचअप की गुंजाइश मौजूद है, पैचअप की गुंजाइश मौजूद है, ये शाह साहब से हम पूछ रहे हैं, जाहिर है। हाँ, की गुंजाइश तो इवन वॉर में मौजूद होती है। जब वॉर्स चल रहे होते हैं एक मुल्क के और दूसरे मुल्क के, हाँ, पैचअप की गुंजाइश होती है। अच्छा ठीक है, तो पैचअप की गुंजाइश अभी भी मौजूद है और पीटीआई वाले कहते हैं उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि सबको पता है कि अवामी ताकत हमारे साथ है। शाह साहब मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं, इसकी वजह भी जानते हैं और ये तमाम बातें जो पैचअप के हवाले से हैं ये तैमूर झगड़ा साहब का मच नीडेड और मच अवेटेड व्यू आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, जी वेलकम बैक नाजरीन। तैमूर साहब, आपका मच अवेटेड व्यू हम तमाम सुनना चाहते हैं कि क्या इसमें जाहिर है मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया है, शाह साहब ने भी कोई मिलती जुलती बात ही उन्होंने भी की है। उन्होंने कहा है ये दहशतगर्द तंजीम और आप जो मिलिटेंट्स के तौर पर देखा जाए ये जो तमाम चीज हुई है ये सियासी जमात कोई ऐसे नहीं करती। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं whoever tries to make it look like a crackdown on a political party is intellectually dishonest. PTI always was a gang that was given birth to for wrong reasons and except violence, destruction and foul play it never stood for anything else. It is because of them being allowed to operate in the garb of a political party unhindered and unchecked that the heart-wrenching 9th May incident happened. झगड़ा साहब और मजीद महमूद साहब ने कहा है कि उनके भी बहुत सारे वो बातें जानते हैं लेकिन वो चूंकि पार्टी छोड़ चुके हैं तो वो इसलिए अब बताना मुनासिब नहीं समझते। जी, ये वो मरियम नवाज है ना, जब अरशद शरीफ की डेथ हुई थी तो उनके कफन का उन्होंने एक ट्वीट जो है वो किया था और पत्नी क्या क्या लिखा था और 12-14 घंटे वो ट्वीट था, होना मैं ठीक कह रहा हूँ? जी आप सही कह रहे हैं। फिर वो डिलीट कर दिया था आफ्टर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत सी क्रिटिसिज्म के बाद। तो देखिए
जो लोग इस तरीके से एक सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं ना, कि उन्होंने एंटाइटलमेंट देखी होती है, सियासी एंटाइटलमेंट जैसे इन्होंने देखी है, और जीरो से आके एक चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई। जीरो से हीरो। बातें कहना आसान है, लेकिन जिस क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, उस क्राइसिस में शायद ये बातें मुनासिब नहीं है। एक हकीकत है कि 1 साल से ज्यादा से पाकिस्तान के आईन के साथ और कानून के साथ सिर्फ खेला गया है, और वो उस हकीकत की सबसे बड़ी अक्कासी ये है कि 124 दिन पंजाब में और 120 दिन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस नहीं हुए। अपनी इस गैर आईनी कदम को कवर करने के लिए वो जाते हैं, और जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन अंसार और इस्लाम के जत्थे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े करते हैं और चढ़ाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। क्यों करते हैं? क्योंकि अभी इन्होंने अपना यही नैरेटिव जो है वो बेचना है। ठीक है, इमरान खान की 27 साल की स्ट्रगल है। अगर आपने हम सबको दहशतगर्द कर दिया, मुझे तो कर दिया, वैसे बड़ी अच्छी बात है। मैकेंजी में पार्टनर था, छोड़ के आया, 5 साल मेहनत की, सिविल मिलिट्री अथॉरिटीज दोनों के साथ कोविड में काम किया। आज भी जब मेरे बच्चे मेरे से पूछते हैं, मैं कहता हूं कम से कम मैं अपना सर फख्र से बुलंद कर सकता हूं कि जितना मुश्किल इस मुल्क को चेंज करना है, मैंने अपनी कोशिश की और करता रहूंगा। किसी ने कॉज छोड़ना है तो छोड़े। उस कोशिश में जब अपनी पार्टी से लड़ना पड़ा तो वो भी किया। अच्छा जी। लेकिन कमजोर लोग हमने अपनी हुकूमत में किया, थ्रू आउट किया। पार्टी के अंदर भी आपने डिफरेंसेस का सामना किया, उनसे भी आप लड़े, लेकिन आपने राहें जुदा नहीं की। हाँ, लेकिन झगड़ा साहब वो कहते हैं कि प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि ये तो बिल्कुल एक अनएक्सेप्टेबल बात है। अब आमिर कियानी साहब भी चले, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, आमिर कियानी साहब भी इसकी मिसाल हैं, वो भी छोड़ गए, उन्होंने तो सियासत ही छोड़ दी। वो खान साहब के इतने करीबी कि हम यहाँ इस्लामाबाद में रहते हुए इस चीज को खुद देखते रहे हैं कि बहुत सारी चीजें, मतलब सेक्रेटरी जनरल भी पार्टी के वो रहे, मतलब वो क्विट कर गए, तो फिर तो इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग, इजंट इट? देयर इज अ लॉट दैट इज सीरियसली रॉन्ग। मेरे ख्याल में अभी जब हम बोल रहे हैं तो शिरीन मजारी के घर के सामने पुलिस का जो पूरा कंटिजेंट है वो दोबारा खड़ा है। जी दुरुस्त, जमानत के बावजूद। बुखारी को जेल से निकाला गया और सीधा वापस जेल में डाला गया। अली मोहम्मद खान को जेल से निकाला गया, सीधा वापस जेल में डाला गया। फवाद बाहर आया, दोबारा से इमीडिएटली कोशिश की गई कि उसको अंदर कर। दैट्स अ लॉट रॉन्ग। अगर इनके ज़मीर जो है वो ये मानते हैं जो इनके साथ हो रहा है, जो ये कर रहे हैं, तो ठीक है, माने। ये टाइम आ भी जाता है, ये टाइम चल भी जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी पाकिस्तान की बकाया। अगर आप ये कह रहे हैं कि 9 मई को जो गलत काम हुए वो अनएक्सेप्टेबल है, वो अनएक्सेप्टेबल है, वो सबके लिए अनएक्सेप्टेबल। हाँ। उसके साथ जो पूरा साल गलत। झगड़ा साहब, मैं आपको सर एक बात मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ चीजें हमने आपकी तरफ से, ठीक है, इस तरह की चीज हमने नहीं सुनी, बिल्कुल आप सही आप फरमा रहे हैं, आपको राइट भी है फिर ये बात करने का। लेकिन जैसे फवाद चौधरी साहब, उनकी तरफ से हमने एक बात सुनी, फिर जब उनके कल वो जब छूटे हैं रात में, तो उनका बयान बिल्कुल उन्हीं इंसिडेंट्स की मुखालफत में आया। बिफोर एंड आफ्टर फॉर फवाद चौधरी साहब, ये सुनाइएगा प्लीज। मांगे आजादी, हैदराबाद भी मांगे आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तेरा पग भी देगा आजादी। 9 मई को जो वाकयात पेश आए, मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाकयात इंतहाई काबिल शर्म थे। इसके ऊपर जो तहकीकात हों, में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो पीटीआई के हैं चाहे पीटीआई के नहीं हैं, उनको करार वाकई सजा। जी झगड़ा साहब, तेरा बाप भी देगा आजादी, फिर उसके बाद 9 मई की उन्होंने मजम्मत की, तो इस तरह के बयानात और स्लोगनेरिंग नहीं करनी चाहिए थी ना? फिर नहीं, पहला स्लोगन है और दूसरा जो है वो एक स्टेटमेंट है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने पहले जो है वो एक चीज कही होगी, फिर बाद में दूसरी चीज कही होगी। हाँ, हर बंदा जो उसने कहा है वो उसका जिम्मेदार है, लेकिन वो सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं है। इस सारे क्राइसिस की बुनियाद एक ही चीज है, इलेक्शन से भागना। मोना, जब आप ये बात करती है तो फिर हम वहां पे जो है वो जरूर पूछे
اور اسی پہ فوکس رہے کہ یہ جب ساری پارٹیاں کہہ رہی تھی کہ جس دن اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہو گئے، آج میں اور میرے جیسے جو 4 کروڑ پختون ہیں مزے کی بات ہے کرنے کا حق نہیں. جھگڑا صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح آپ نے کہا لوگ ہیں ان کو کیوں ووٹ دینے کہ کا اس حق وقت نہیں کیئر دیا جا رہا؟ ٹیکرز کے انڈر ملک رہ رہا ہے، اور یہ واقعتاً یہ نورانی صاحب سے شاہ صاحب سے پوچھنے والی بات ہے کہ کیئر ٹیکرز تو عوام الیکٹ کر کے نہیں لائے نا، آپ ان کو موقع تو دیں کہ وہ اپنے نئے نمائندگان کو الیکٹ کر پائیں پنجاب میں، کے پی میں. اور کے پی والا معاملہ تو اور زیادہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. ایٹ لیسٹ پنجاب کے کیس میں سپریم کورٹ سن تو رہے ہیں. اور یہ جو بیفور اینڈ آفٹر میں نے تیمور صاحب کو سنایا نا، یہ آپ کی طرف سے بھی ایک بیفور اینڈ آفٹر ہے. شاہ صاحب آپ کی پیش خدمت ہے. عباد فاروقی جو کہ ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے، بڑا بلند و بانگ طرح سے یہ گورنمنٹ نے ان کے بیان چلائے کہ کس طرح سے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. آج وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب پکڑے گئے تو ہمیں اس کے فوری بعد جو ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کال کی، خاص طور پہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ اور محمود رشید صاحب سے یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہاں سے کورٹ منڈر ہاؤس جانا ہے اور وہاں پر آگ لگانی ہے. میں اپنی اس ٹکٹ سے ودرا کرتا ہوں. ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا، لاہور ایئرپورٹ کے قریب تھا. میں حوصلے ویسے نہیں ہے میرے، اس سے کئی گنا زیادہ بلند ہے. ہمیشہ سے خان صاحب کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے بھی انشاءاللہ. جی شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر وہ بیان دے رہے تھے وہ ٹکٹ سے وڈرا کر رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں وہ تو اور زیادہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. اچھا مجھے آپ نے جی 3 منٹ دینے، پورے 3.5 منٹ. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی ساری جتنی بھی گفتگو ہے اس کا جواب دوں گا. جی جی دیکھیں بسم اللہ. آپ نے علی زیدی صاحب کی کلپ چلائی اور آپ نے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ کہا کہ اس میں کیا ہے یہ رائے کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک کوئی نیا بلاک بننے جائے گا، اس کا مطلب ہے. ارے تو یہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ آگے جا کے یہ تو آپ نے خبر دے دی، آپ نے تو صحافیوں والا کام کیا. شاہ صاحب دیکھیں نا، میں ایک منٹ میں اب یہ کوئی کاس لیک نہ بن جائے آگے جا کے، تو اس پہ میں یہی کہوں گا غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تو ہم راز ہی قیامت کا انتظار کیا. اب آپ اس پہ آئیے. انہوں نے فرمایا جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی یہاں موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ کس قسم کی انہوں نے ارشد شریف کے اوپر مذاق اڑایا مریم نواز صاحبہ نے، اور کس قسم کی ٹویٹ کی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کون آدمی تھا جو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ مرحوم کے آئی سی یونٹ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور کون پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جب یہ سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ بیمار نہیں ہے ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کے لوگ ٹی وی پہ آگے کرتے تھے. حتیٰ کہ اعتزاز احسن صاحب تک نے یہ کہا، جی پاکستان تحریک انصاف والوں نے بھی کہا. تو دیکھیں پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس طرح جو جیلوں میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کابینہ کے اندر عمران خان خود بیٹھ کر شہزاد اکبر کو کہتا تھا کیمرہ آن کر کے بتاؤ کہ رانا ثناء اللہ کے نیچے بستر تو نہیں لگا ہوا، شہباز شریف کہیں کرسی پہ تو نہیں سو رہا، چیک کرو سعد رفیق کس حالت میں ہے، چیک کر کے بتاؤ خواجہ آصف کس حالت میں. کیمرے سے دیکھتا تھا. یہ دیکھیں مینٹل النس اس کو کہتے ہیں، سائیکولوجیکل پرابلم یہاں ہے. ذہنی طور پہ ایک بیمار شخص جو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بن کے بیٹھا ہے، اس کی آپ اپروچ دیکھیں کیا ہے. اب آپ دوسری طرف آئیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ انہوں نے جو حملہ کیا ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. تو بھائی اتنے ننھے مننے نہیں بنے. آپ یہ بتائیں کہ 126 دن آپ دھرنا دے کے بیٹھے تھے، اور پی ٹی وی کی بلڈنگ پہ کون گھسا تھا پارلیمنٹ میں؟ کس نے قبریں کھودی تھی؟ کس نے وہ شلواریں لٹکائی تھی؟ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ حملہ کرنے کے گیٹ کا ٹاپنے کی کوشش کی تھی؟ تیسری بات انہوں نے کہا کہ انصار الاسلام ایک دہشت گرد تنظیم ہے. انصار الاسلام ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف دہشت گرد تنظیم ہے جس کا ملیٹنٹ ونگ جو ہے ٹائیگر فورس ہے، جو عمران خان نے اپنی گورنمنٹ میں انڈورس کر کے بنایا، انسیکٹ کر کے بنایا. یہ ہے وہ ٹائیگر فورس، اصل ملیٹنٹ ونگ. اور چوتھی بات آخر میں آپ سے میں کہوں گا، یہ کہتے ہیں الیکشن کرانے کے لیے. ان سے پوچھیں کے پی کے کا الیکشن کس نے کہا تھا تمہیں اسمبلی توڑنے کے لیے؟ پنجاب کی اسمبلی کس نے کہا تھا تمہیں توڑنے کے لیے؟ تمہارا اپنا صدر
चौधरी परवेज लाई तुम्हें रोकता रहा कि पंजाब की असेंबली ना तोड़े, लेकिन शाह साहब अब तो वो कहते हैं, वो तो फिर भी उनके तोड़ी। फिर परवेज आपका लाई के वो अपना वाले चीफ बयानात भी हैं जब वो कहते हैं महमूद जब इमरान खान कहेगा मैं आप अगले सेकंड में इसको ना असेंबली तोड़े, तोड़ दूंगा। फिर भी आपने तोड़ा। अब देखिए इनके खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, हाँ। इनको मैंने आपको भी आपके पिछली दफा चैनल में मैंने कहा, और इससे पहले मैं 5 महीने पहले तकरीर में कह चुका हूं, सिंध को जियाउल हक ने अल्ताफ हुसैन की मिलिटेंट विंग लॉन्च करके दी थी, पंजाब को नया अल्ताफ हुसैन इमरान खान की शक्ल में दिया गया है। अच्छा, ये तो आपने बल्कि बड़ा एक संगीन इल्जाम लगा दिया। आपने कहा पूरी की पूरी टाइगर फोर्स जो है वो मिलिटेंट विंग है पीटीआई का। ये बिल्कुल टाइगर फोर्स को आपने तैमूर साहब इसका जवाब फरमाएंगे। अगर आप अंसारुल इस्लाम के ऊपर उंगली उठाएंगे तो टाइगर फोर्स का कोई ख्याल नहीं होगा। टाइगर फोर्स सरकारी सतह पे दहशतगर्द तंजीम बनी है। अंसारुल इस्लाम दहशतगर्द तंजीम नहीं है, वो फलाई तंजीम है। आपने कभी ये देखा कि टाइगर फोर्स जो है फ्लड के एरिया में या किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट के किसी इलाके के अंदर कोई मदद करी? महमूद साहब के अंदर फ्लड में काम किया। गर्चे मैं अंसारुल इस्लाम का हिस्सा नहीं हूँ, ना जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा हूँ, मगर मेरिट के ऊपर अगर आप बात करेंगे तो टाइगर फोर्स इमरान खान की मिलिटेंट विंग है जो उसने अपनी मैं ये जवाब मांगती हूँ जरा इसका। महमूद साहब, आपके पास क्या आपकी नॉलेज में कोई ऐसी चीज है कि विद इन द पीटीआई कोई मिलिटेंट विंग है या नहीं है, और ये इसके बारे में बताएं। महमूद साहब के पास नहीं है तो इनके पास कैसी इंफॉर्मेशन है कि अंसारुल इस्लाम जो है वो एक मिलिटेंट विंग है? मैं ये तैमूर साहब से पूछती हूँ कि उन्होंने किस बुनियाद पे बात की है कि वो मिलिटेंट विंग है। जी पहले, लेकिन महमूद साहब आप बताइएगा, आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए प्रिवी हैं, आपको पता है कि कोई मिलिटेंट विंग है विद इन द पीटीआई? As per my information, there is no militant wing in PTI. As per my information, till yesterday जब मैंने छोड़ा है, ये मैं आपको वाज़े तौर पे कह सकता हूँ, मेरे इंफॉर्मेशन में ऐसे कोई मिलिटेंट विंग की वजूद ही नहीं। बस शाह साहब उन्होंने तो तरदीद कर दी ना फिर। इनके पास क्या सबूत है कि अंसारुल इस्लाम एक? अच्छा, वो तो फिर एक जवाब हुआ ना। फिर आप तैमूर साहब से फिर मैं बात पूछती हूँ कि उनके पास क्या सबूत है। इल्जामात ना लगाएं, इन्होंने इनके पास इल्जामात लगाए। अच्छा, मेरा अर्ज है महमूद साहब, हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, साढ़े 22 करोड़ हमको बेरोजगार। महमूद साहब आपसे 50 लाख घर बनाएंगे, लोगों के घर इंक्रूजमेंट इमरान खान साहब की बहन ने आज भी कहा है कि ये मंसूबा उनको अरेस्ट करने का नहीं बल्कि उनको कत्ल करने का था, ये इल्जाम आज भी लगाए है। तो क्या ये इस तरह के जो मैटर्स हैं इनके ऊपर भी आपको नहीं लगता कि आप इमरान खान साहब आपकी हर तकरीर में कहते थे? मैं पूछने में मुझे शाह साहब दूसरों का भी टर्न आने दे। जी महमूद साहब, हो सकता है इमरान खान साहब की जो कत्ल के हवाले से उनकी एप्रीहेंशंस हैं अपने हवाले से, उनको सीरियसली लिया जा रहा है स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे? और क्या आप अभी शाह साहब के साथ गवर्नमेंट की किसी जमात में शामिल तो नहीं होने जा रहे महमूद मौलवी साहब? नहीं, मैं इस वक्त किसी जमात में शामिल होने नहीं जा रहा हूँ, और अभी तक मैंने इसके ऊपर ना कुछ सोचा है ना मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। महमूद साहब इंतहाई शरीफुल नफ्स आदमी है, मैं इनसे वाकिफ नहीं हूँ, इनसे मुलाकात मेरी ज्यादा नहीं है, मगर ऐसे लोग जो है ना वो पार्टियां और सियासत को तरजीह नहीं देते। उनके लिए उनका वतन सबसे बड़ा और मुल्क अजीज होता है, नजरियात और फरहदें अजीज होती हैं, जमातें और सियासत अजीज नहीं तरफ भी बढ़ना है। जी महमूद साहब, मुझे इजाजत देंगे जी? आपने 9:30 का कहा था। जी बस मैं इसी के ऊपर, बस मैं अभी जल्दी वाइंड अप होने वाला है, मैं बाकियों के भी तो टर्न आने देना, मैं तो आपसे बात जी महमूद साहब देखें, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेरे लिए मेरी फौज और मेरा मुल्क प्रायोरिटी के ऊपर है। जैसे मैंने कहा रेड लाइन है, तो उसके ऊपर मैं सियासत जो है कोई तरजीह नहीं दूंगा, क्योंकि फौज और अफवाज जो है और मुल्क वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। इसीलिए मैंने और गोया ये कि आप कोई दूसरी पार्टी भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके जो पीटीआई के पुराने कॉलीग्स ये सोचें कि आप गवर्नमेंट की किसी पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, देखें, मैं गवर्नमेंट की किसी पार्टी में, किसी लालच के अंदर किसी पार्टी में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ग्रुप में जाएंगे सब। ये तो एक के बाद एक खबरें आ रही हैं। तैमूर साहब, क्या आप फाइनल वर्ड फ्रॉम यू, क्या होने जा रहा है? क्या ये बात सही है कि बिल्कुल जो एक डिसइंटीग्रेट हो रही है पीटीआई और अलग अलग अब ग्रुप्स बनने वाले हैं? अभी शाह महमूद कुरैशी ग्रुप का नाम लिया है शाह अवैस नूरानी साहब ने।
ये मुझे नहीं पता। देखे ना जी, 2 दिन के लिए बेचारे इमरान खान साहब को जब बंद किया तो शाह महमूद कुरैशी साहब फौरन कायम मकाम चेयरमैन बन गए और मुल्तान में सबसे ज्यादा इसका जश्न मनाया गया। झगड़ा साहब को एक टर्न लेने दें उनकी। शाह साहब एक मिनट, उनकी टर्न है ना, उनकी बात। अब वो आपके बेटे इतने आराम से उन्होंने आपकी सारी बात सुनी, उनकी भी बात आने दें। ओके सॉरी माय मिस्टेक। जी थैंक यू। एक सुनने तो सही ना क्या बात होती है, ताकि हम उस पर मजीद आगे कर सकें कुछ अगर है डिस्कशन। तैमूर साहब, लेकिन ये समझना कि एक बंदे को मुल्क जो है, मैं एक को नहीं, अगर मैं फौज में काम करता हूं तो मैं मोहब्बत करता हूं, अगर मैं फौज में नहीं करता तो मैं पाकिस्तान से कम मोहब्बत करता हूं। का हमने बहुत बड़ी कीमत दी है, 75 साल दी है। अच्छे को बुरे कहते हुए, बुरे को अच्छे कहते हुए, और फिर बाद में हम जब तारीख को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये आमिर भी बुरा था, ये सिविलियन भी बुरे थे, ये दौर भी बुरा था, ये गलती भी हो गई, 71 भी नहीं होना चाहिए था। कभी कभी तारीख से सीखना चाहिए। फिलहाल एक ऐसे नाजुक मोड़ है जी जहां पे पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े और उनसे अपनी मर्जी का लीडर, अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी मुंतखब करने का हक लिया जा रहा है। ये पाकिस्तान के हक में नहीं हो सकता। हम सब एक मजबूत फौज देखना चाहते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं वो उसके लिए एक मजबूत फौज इंतहाई जरूरी। बिल्कुल बहुत सही बात है। ठीक है, लेकिन अगर इलेक्शंस नहीं होंगे, बाय द वे शिरीन मजारी को उठा दिया गया, इशारा कर रहे हैं। जी पाकिस्तान में कानून और आईन की बालादस्ती जो है वो कंटिन्यू कर रही है। लेकिन आपने पूछा मोना होगा क्या, बड़ा सिंपल होगा, जो भी ना जीत जाता है इमरान खान। आपको याद है जब बेनजीर की शहादत हुई, जी उससे पहले बेनजीर की जो पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी थी वो इंतहाई कम हो गई थी, क्योंकि उस वक्त जुडिशल मूवमेंट में बेनजीर ने जुडिशरी का साइड नहीं दिया था। इनफैक्ट पीटीआई और पीएमएलएन एक साइड पे थे। जी अच्छा, इफ्तिखार चौधरी इफ्तिखार थी, पॉपुलैरिटी थी, और बेनजीर के साथ ज्यादती हुई। बेनजीर एक हिस्टोरिकल फिगर बन गया। अच्छा, ये तारीख सिर्फ बेनजीर की नहीं है। आपने एनएपी जिसके साथ गोया ये कि ज्यादती हुई है वो उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो जाता है। ये आप बात कर रहे हैं, ये तारीख की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज खत्म नहीं होती। एनएपी खत्म हुई ना, पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो के हैंगिंग के बाद खत्म हुई ना, जब नवाज शरीफ पे प्लेन हाईजैकिंग और आर्टिकल 6 लगा। क्या हो चुका है। वो जला वतन हुए और उसके बाद 2002 में 13 या 14 सीटें वो जीते। ना पीएमएलएन खत्म हुई। इमरान खान तो मेरे ख्याल में बात है, ये सही बात है, ये नेचुरल बात है। लेकिन एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि 2023 की जो जेनरेशन है ना, वो दुनिया को मुख्तलिफ तरीके से देखती है। शाह साहब का कोई जुमला है, मेरा ख्याल है शाह साहब का कोई जुमला आया हुआ है। जी शाह साहब। देखिए, मैं यहाँ पे मोना आपसे डिसएग्री करता हूँ और आपकी इस बात से, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप ये कह रहे हैं जो बातें गुफ्तगू इन्होंने की है, मैं आपको इसकी शवाहिद देता हूँ अभी आपके सामने। अगर ये कहते हैं कि हमारी फौज सबसे पहले, और इमरान खान भी ये कहता है, तो इनसे पूछा जाए कि कोर्ट रूम में फॉरेन मीडिया को जो इंटरव्यू दिया इमरान खान ने, ये क्यों कहा कि एवरीथिंग इज डन बाय वन मैन एंड दैट इज माय आर्मी। जी बिल्कुल कहा। उसके बाद दूसरी बात ये, जो डैमेज इस मुल्क को, इस रियासत को, इस स्टेट को, इस सियासत को। झगड़ा साहब एक जुमला मेरे पास क्लोजिंग कर दी है मैंने, टाइम इतना ही है। दिस इज द फाइनल क्लोजिंग। 5 चैनल इंडिया के वो सिर्फ और सिर्फ ये चलाते रहे कि किस तरह हमारे जनरल हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, किस तरह हमारे अमलाक को, हमारे शोहदा को। खान साहब ने आर्मी चीफ का नाम तो लिया ना बाज़ाब्ता तौर पे जब वो मीडिया से बात कर रहे थे कोर्ट में। फिर क्यों कहते कि मैं तो इसका जवाब आने दे शाह साहब में, उन्हीं की टर्न थी, मैं उन्हीं से जवाब ले लूं, फिर उस पर मैं क्लोज करती हूँ। शाह साहब, वो झगड़ा साहब आपका जवाब प्लीज। पहले मैं ये कहूंगा, जो मैं बात खत्म करना चाह रहा था, कि अगर आप पाकिस्तान के अवाम से उनका हक लें, तो सिर्फ एक चीज है जो सबसे पहले, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे हमारे फौज में भी कोई डिसएग्री नहीं करे। The army is for the country, we are for the country।
हम सबका मकसद एक है। इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया, इमरान खान ने उसकी वजाहत भी दी, और ये जब हम तू मैं पड़ जाते हैं, हाँ। पता नहीं शायद खान इमरान साहब ने खान आज नवाज कहा है कि मैं शरीफ की फौज उस पे ऐसे तकरीर से तनकीद करता हूँ जैसे अपने बच्चों पे कोई वालिद कोई बड़ा करता है, ये उन्होंने कहा है। हाँ, तो देखें, ये तारीख नहीं है इमरान खान की। आसिफ नवाज की डेथ में मर्डर का इल्जाम, जहांगीर करामत को रिजाइन करना, मुशर्रफ को किक आउट करके 300 लोगों को एक जहाज में एट रिस्क करना, सही, राइट। राहील शरीफ के साथ लड़ाई करना, और फिर उसके बाद जनरल बाजवा के साथ लड़ाई करना। ठीक है, राइट। मुझे इन चीजों झगड़ा साहब, आई विल हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। नाजरीन, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन फॉर देयर टाइम। आज के लिए इतना ही। आपके देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।